सोनम वांगचुक की हियरिंग को एक बार फिर पोस्टपोन कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया है 29 जनवरी 2026 तक। जब किसी सरकार के पास लीगल ग्राउंडिंग होती है तो वो आर्ग्यू करती है, और जब किसी सरकार के पास एविडेंस होता है तो वो दिखाती है, और जब दोनों नहीं होता तो हियरिंग को पोस्टपोन पे पोस्टपोन, एडजर्न पे एडजर्न करते रहती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है सोनम वांगचुक के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब ये कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड कोर्ट रूम रियलिटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में घटी जा रही है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को अरेस्ट किया जाता है, जब ले वायलेंस भड़क जाते हैं उसके ठीक 2 दिन बाद। ले वायलेंस जो भड़के उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और कई लोग इंजर्ड होते हैं, और गवर्नमेंट का ये एलिगेशन है कि सोनम वांगचुक ने ही वो वायलेंस इंसाइट की थी। अब एक बात बहुत क्लियर होनी ज़रूरी है कि एलिगेशन चाहे आपका कितना भी लाउड क्यों ना हो, वो आपका एविडेंस नहीं बन जाता। आपके एक्विजिशंस को आप कितनी भी बार रिपीट कर लें, वो आपका प्रूफ नहीं बन जाता, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सस्पिशन है वो आपका कोर्ट रूम गिल्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल गिल्ट नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ वाली रिपब्लिक में गिल्ट कोर्ट के अंदर प्रूफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू, एडमिसिबल एविडेंस के थ्रू, और रीजन जजमेंट के थ्रू। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इसी नॉर्मल जस्टिस सिस्टम को सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को कैंसिल नहीं करते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिवेंटिव लॉज में भी प्रोसीजरल सेफगार्ड वो पतली लाइन है जो डेमोक्रेसी को आर्बिट्री पावर से अलग रखती है, और सोनम वांगचुक के इस केस में यही लाइन डेंजरसली फ्रजाइल नजर आती है। जब सोनम वांगचुक की डिटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन के थ्रू, जो कि उनकी वाइफ डॉक्टर गीतांजलि एग्मो ने फाइल की और जिसे रिप्रेजेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कर रहे हैं, तो कोर्ट के सामने एक कॉन्फिडेंट स्टेट नहीं नजर आई, बल्कि एक हेजिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दी जो कि अपने ही पेपर वर्क को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। कोर्ट रूम रिकॉर्ड्स इसी डिस्टर्बिंग फैक्ट्स को सामने रखते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक फ्लॉ जो सामने आया वो ये कि सोनम वांगचुक को जिस एविडेंस के बेसिस पे जेल भेजा गया, वो एविडेंस कभी सोनम वांगचुक को दिए ही नहीं गए। डिटेंशन ऑर्डर में जिन 4 वीडियोस का रेफरेंस दिया गया है वो ना तो कभी सोनम वांगचुक को मिले और ना ही उनके लॉयर्स को। सिटीजन की लिबर्टी छीन ली गई थी, लेकिन सिटीजन को यह बता ही नहीं गया कि किस बेसिस पे उन्हें डिटेन किया जा रहा है। एक सिंपल सवाल अब ये उठता है कि आप अपना डिफेंस कैसे तैयार करेंगे अगर आपको यही नहीं पता कि आपके अगेंस्ट एविडेंस क्या यूज किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को एक और मेजर बात बताई कि जिन बेसिस पे डिटेंशन को जस्टिफाई करने की स्टेट कोशिश कर रहा है, उन वीडियोस में सोनम वांगचुक अपीयर ही नहीं होते। ये कोई टीवी डिबेट का स्टेटमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया गया एक फॉर्मल सबमिशन है। अब तक स्टेट ने कोई भी एविडेंस पब्लिकली जारी कर कर इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट या काउंटर करने की कोशिश नहीं की है। इसका मतलब साफ है कि सोनम वांगचुक को उन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिटेन किया गया है, उन वीडियोस के बेसिस पे डिटेन किया गया है जिसमें वो दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल लैप्स नहीं है, बल्कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी के हार्ट में छुरा घोपा है। आप सोनम वांगचुक के प्रोफाइल को भी जाकर अगर चेक कर ले तो कोई भी वीडियो में वायलेंस की कोई बात नहीं होती है। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि डिटेन किए गए पर्सन को जल्द से जल्द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सप्लाई किए जाएं और उसे एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले अपने रिप्रेजेंटेशन रखने की। ये इसीलिए किया गया था ताकि सीक्रेट डिटेंशंस ना हो और अनचेक्ड अथॉरिटी और पावर्स ना हो। लेकिन जब ग्राउंड्स ही पार्शियली हिडन हो जाए और एविडेंस ही गवर्नमेंट फाइल्स में लॉक्ड अप रहे, तो ये जो राइट टू रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ सिंबॉलिक रह जाता है, रियल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको शील्ड प्रॉमिस करता है, लेकिन सिटीजन्स को सिर्फ शैडो मिलती है। राइट्स ऐसे ही मारे जाते हैं, लाउडली नहीं, क्वाइटली, प्रोसीजर्स के थ्रू। दूसरा रेवलेशन तो और भी सीरियस है। डिटेंशन ऑर्डर जो था वो पुलिस रिकमेंडेशन का वर्ड टू वर्ड कॉपी था, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्होंने ये डिटेंशन ऑर्डर जारी किया था उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया था, सिर्फ पुलिस ऑर्डर को, पुलिस ड्राफ्ट को रबर स्टैम्प करके आगे भेज दिया। यानी जिस अथॉरिटी पर, जिस बॉडी पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे, उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। कोर्ट ने भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली नोट किया है और इसे हम लॉ की भाषा में मैकेनिकल एक्शन कहते हैं। आप इस बात की सीरियसनेस को समझिए
कि प्रिवेंटिव डिसीजन अथॉरिटीज़ को ये पावर देता है कि किसी को भी बिना ट्रायल, बिना चार्जशीट और बिना कन्विक्शन के जेल में डाला जा सकता है। और इसीलिए लॉ ये एक्सपेक्ट करता है कि अथॉरिटीज़ इंडिपेंडेंटली काम करें, प्रोपोर्शनैलिटी, नेसेसिटी और अर्जेंसी को इवैल्यूएट करें। अगर ऐसा नहीं होता है और अथॉरिटीज सिर्फ पुलिस की नोट्स को कॉपी करती रह जाती है तो आपका सेफगार्ड जो है वो खत्म हो जाता है। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ ऑटोमेटेड होकर रह जाता है, और तो और आपकी जो लिबर्टी है वो सिर्फ एक क्लरिकल एक्सरसाइज बन के रह जाती है। कोई रीजनिंग नहीं, कोई स्केप्टिसिज्म नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये ड्यूटी का एप्लीकेशन है, क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी फोटोकॉपी पे नहीं चलती है। अब प्रॉक्सिमिटी पर आए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन तभी जस्टिफाइड होता है जब कोई इमिनेंट थ्रेट हो पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी को। कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स जो कोर्ट में उन्होंने दिए उसमें ये साफ बताते हैं कि जिन ग्राउंड्स पर अथॉरिटीज रिलाई कर रही हैं डिटेंशन के लिए, उनका डायरेक्ट और इमीडिएट कोई लिंक नहीं बनता है। अगर एविडेंस ओल्ड हो या कोई डायरेक्ट या इमीडिएट लिंक ना हो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेसिक टेस्ट फेल हो जाता है। जब अर्जेंसी खत्म हो जाती है तो आपका डिटेंशन प्रिवेंटिव नहीं रहता, एक पनिशमेंट बन जाता है, वो भी बिना ट्रायल के। देखिए, प्रॉक्सिमिटी कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये एक मॉरल बाउंड्री है अब्यूज और नेसेसिटी के बीच में। देखिए, अब अगर अगले पॉइंट डीले की तरफ चलते हैं तो पहली बात तो जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन था उसे वीक्स बाद सप्लाई किया गया था सोनम वांगचुक और उनके लॉयर्स को, और वो भी पूरी तरीके से नहीं। उनको कुछ वीडियोस और कुछ चीज़ें नहीं सप्लाई की गई थी जो कि हमने पहले मेंशन किया है। इसके अलावा आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि लिबर्टी केसेस में टाइम न्यूट्रल नहीं होता और डीले को ही पावर की तरह सेंटर अब यूज़ करने लगी है। एक बार फिर से कोर्ट हियरिंग जो है उसे 29 जनवरी तक पोस्टपोन या एडजर्न कर दिया गया है, और ये कोई पहली बार नहीं है। एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट डीले को ही एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है। पहले भी कई बार सेंटर ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैटर को डिले किया जा सके, जैसे कि इस टाइमलाइन पे देखें। सबसे पहले अक्टूबर 6 से अक्टूबर 14 को डिले की गई हियरिंग कोर्ट शेड्यूल टाइम या कंस्ट्रेंट्स के चलते। उसके बाद अक्टूबर 14 से अक्टूबर 15 की गई क्योंकि बेंच साइटेड लैक ऑफ टाइम ऑन इट्स रोस्टर, ये भी ठीक है। अक्टूबर 15 से अक्टूबर 29 की गई क्योंकि पिटिशन को अमेंड और सप्लीमेंटल फाइलिंग्स प्रिपेयर करनी थी। इसके बाद अक्टूबर 29 से नवंबर 24 को डिले की गई। फिर नवंबर 24 से दिसंबर 8 को इसलिए डिले की गई क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने टाइम मांगा था रीजॉइंडर पे रिप्लाई करने के लिए। उसके बाद दिसंबर 8 से दिसंबर 15 को इसलिए डिले किया गया या एडजर्न किया गया केस क्योंकि प्रोसीजरल ऑब्जेक्शंस थे गवर्नमेंट फाइलिंग्स में, और वर्चुअल अपीयरेंस ऑफ सोनम वांगचुक को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही थी। इसके बाद दिसंबर 15 से जनवरी 7 को आपने एडजर्न किया क्योंकि पॉसिटी ऑफ टाइम था कोर्ट के पास। जनवरी 7 से जनवरी 8 किया गया क्योंकि बेंच को रिव्यू करना था पिटिशंस को अगले हियरिंग से पहले। और फिर जनवरी 13-14 से जनवरी 29 को इसलिए हियरिंग को डिले किया गया, एडजर्न किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर रिस्पॉन्सेज मांगे सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अगर कई जगह हम ये भी देखें कि एक्चुअली जेन्युइनली टाइम के चलते, टाइम कंस्ट्रेंट या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ के चलते चीज़ें डिले हुई हैं या पोस्टपोन हुई हैं, एडजर्न हुई हैं, तो कई जगह सेंटर ने कोशिश की है कि जानबूझ के हियरिंग को एडजर्न किया जाए ताकि डिले को एक टूल या वेपन की तरह यूज़ किया जाए। देखिए, अब ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं जिसे कि आप लीगल एट्रिशन कह सकते हैं। एविडेंस डिस्क्लोज ना करना, हियरिंग्स को पोस्टपोन करना, ऑर्डर्स को मैकेनिकली ड्राफ्ट करना, बेसिकली आपका बेल अब एक एक्सेप्शन बन गया है और लिबर्टी कंडीशनल। सिटीजन अपना टाइम, पैसा, हेल्थ, डिग्निटी सब लूज़ करता है पर स्टेट कुछ लूज़ नहीं करती। वो अपने बात पे अड़ी रहती है कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट कुछ बोला तो हम आपके अगेंस्ट केसेस चलवा देंगे और आपको अननेसेसरी कंप्लाइंस में फंसा देंगे। बेसिकली आपकी कंप्लाइंस ने आपकी सिटीजनशिप को अब रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती है। आपके नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन कौन करता है? आपका एविडेंस कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है और अर्जेंसी कहाँ है? आपने पूरे केस में अर्जेंसी को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। तो अगर नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक लेबल बन के रह गया है तो वो प्रोटेक्शन नहीं, कन्वीनियंस सर्व कर रहा है। सिक्योरिटी किसके लिए, किससे, सबसे बड़ी बात तो किस बेसिस पे? क्योंकि सोनम वांगचुक कोई राह चलते इंसान नहीं है, एक जाने माने ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एजुकेटर हैं जिनके कामों को खुद पार्लियामेंट्री कमेटी ने प्रेस किया है। तो अगर उनके लिए उनके सेफगार्ड्स इतनी इजीली वीकन हो सकते हैं तो नॉर्मल सिटीजन का तो क्या ही हाल होगा।
क्योंकि जब लॉ वीक होता है तो वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, हर किसी के लिए होता है।